गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे पॉलिटी के टेस्ट को लेकर, जो कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026 का पेड टेस्ट है। ये प्री के टेस्ट हैं, जो कि 2604 के नाम से हो रहा है। ये पार्ट थर्ड है हमारे टेस्ट का, है ना। हम लोग डेली 25 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं एक पेपर का, है ना। तो ये पेपर नंबर 4 है, जिसके हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 51 से 75 तक करेंगे। ओके। और बेसिकली ये पेपर पॉलिटी का है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है इसमें हमें हमें पूछा गया है कि कथनों में कौन से कितने सही हैं, है ना। आइए एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। तो देखो, यहाँ पे ना अध्यादेश के लिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर एक भी सदन चालू नहीं होगा ना, तो भी ये जारी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सदन चालू ना तभी किया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। नहीं, ये गलत है। देखो, जो एक केस था, कूपर केस, है ना। कूपर केस 1970, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1969 में, तो ये केस किया गया था। और उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी, तब कहा था कि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और मतलब इसके बाद से अध्यादेश जारी करने की शक्ति निरपेक्ष नहीं रही थी, ये अब सीमित हो चुकी थी। ठीक है, मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है और इसकी जांच की जा सकती है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट, अध्यादेश का प्रभाव पूर्वव्यापी हो सकता है तथा वे मौजूदा विधियों को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं। देखो, तीसरा स्टेटमेंट, आपने रिसेंटली 2025 का जो प्री का पेपर देखा होगा यूपीएससी, उसमें पूछा था कि संविधान का संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अध्यादेश जारी करके। तो संविधान संशोधन तो नहीं कर सकते, बट अध्यादेश का प्रभाव पूर्वव्यापी हो सकता है तथा वे मौजूदा विधियों को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई टैक्स बिल भी है ना, तो उसमें भी अध्यादेश से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा राइट होगा, बाकी दोनों गलत है। तो इसमें कितने राइट होंगे? ओनली ए इसका आंसर होगा। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे? ठीक है। पूछा क्या है? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं और नए राष्ट्रपति का चुनाव अभी पूर्ण नहीं हुआ होता है। ठीक है, पहला राइट होगा। जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक उपराष्ट्रपति करेंगे ऐसा एज अ राष्ट्रपति काम। ये आर्टिकल 65 की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। आर्टिकल 65 की बात की गई है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट, जब राष्ट्रपति अस्वस्थता यानी बीमार हैं के कारण अस्थायी रूप से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, राइट है ये भी। तीसरा, जब राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटा दिया गया और नए राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया गया हो। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक उपराष्ट्रपति ही इन कंडीशंस में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ओके, तो इसमें डी आएगा आंसर, तीनों ही राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, मतलब कि जो अभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल का एक फेल प्रयास किया गया था राज्यसभा में, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। करंट प्लस स्टैटिक है। ओके। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना चाहिए। ठीक है। प्रस्ताव को लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पूछा क्या है, कौन कौन से सही है? तो सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल है 67 आर्टिकल की बात की गई है। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में नहीं आएगा, ये आएगा राज्यसभा में, है ना। दूसरी चीज़, प्रस्ताव को लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पारित नहीं, ये गलत है, यहाँ भी राज्यसभा ही आएगा। ठीक है। जब ये राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित हो जाएगा तो लोकसभा सिर्फ सहमति देती है अपनी, और इसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें ये देखो, मेन जो मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट का जो फेल रिमूवल अभी अभी प्रैक्टिस किया गया था, तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो 14 डे का टेन्योर होता है कि 14 दिन की पहले वो सूचना दी जाती है
वो नहीं दी गई थी, तो इसलिए वो हटा दिया, लैप्स हो गया था ये प्रस्ताव ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन से सही है। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना आवश्यक। देखो ये गलत है, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले पीएम को देखोगे तो जो मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा से थे, है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे संविधान के अनुसार और ये सब लिखा हुआ है ना, आप एग्जाम्पल से भी याद करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बेसिकली सबसे पहले तो देख लो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 की बात कर रहा है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, हाँ 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए। आपने पढ़ा है ना कि 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्ट होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री भी एक तरीके से मंत्री ही है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। ठीक है, तो 6 माह तक बनाए जा सकते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट राइट है। पूछा है कितने सही है। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले एक बार इसे देख लें, रोक के पॉज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मंत्रिमंडलीय समिति के प्रकार और इनकी विशेषताएं। ठीक है, पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें कितने सही सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्थायी समितियाँ। एग्जाम्पल बताता हूँ, स्थायी समितियाँ क्या होती है। जो पीएससी वगैरह है ना, लोक लेखा समिति, स्थायी समितियाँ हर 1 साल में उनका गठन करना आवश्यक है, वो होती है। ठीक है, प्रकृति में स्थायी, ये सही है। दूसरा, तदर समितियाँ नियमित मुद्दों के प्रबंधन हेतु गठित। नियमित मुद्दे नहीं होते हैं, ये कभी कभार अचानक से सामने आ जाता है ना, जैसे कोई घोटाला हो गया, है ना। तो इन इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तदर समितियाँ बनती है, और ये कभी कभार बनती है, मतलब परमानेंट नहीं है कि यहाँ बनेगी ही बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, नहीं देखो यहाँ पे नहीं, ये गलत होगा। सुरक्षा संबंधी ना पीएम के अंडर में बनती है, और आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा पीएम के अंडर में ही आएगी, है ना। तो इसमें पूछा क्या है, कितने सही सम्मिलित है, ओनली 1 आएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा गलत है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में प्रावधान और ये उल्लेखित है। पूछा क्या है, कितने सही युग्म सम्मिलित किए गए। पहला, बेसिकली पूछा ये है ना कि कहाँ लिखा है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल में या कौन से भाग में लिखा हुआ है। ठीक है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन। अब ये देखो क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल है, अगर आपको आर्टिकल्स याद है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 43 में, आर्टिकल 43 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, 43B वहाँ ही लिखा हुआ है, तो ये डीपीएसपी में आता है, तो ये पहला राइट है। दूसरा, सहकारी समितियों का पंजीकरण, विनियमन एवं परिसमापन, ये संविधान का भाग 9B। अब जो 97th अमेंडमेंट से डाला था ना 2011 में, तो ये वहाँ लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये राइट है। तीसरा, सहकारी आंदोलन की मूल भावना का समर्थन, मूल कर्तव्य नहीं, देखो मूल कर्तव्य में कहीं भी आंदोलन की मूल भावना के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ओनली बी राइट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, और फिर क्या पूछा है, कथन 1 कथन 2 सही है तथा व्याख्या करता। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कथन 1 क्या है, वर्ष 2015 से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो राइट है। यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना, प्रति वर्ष, द्विवर्ष, 2 वर्षों में, ये
कंफ्यूज कर देता है, तो यहाँ प्रतिवर्ष है, ये राइट है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये राइट है। प्रस्तावना पढ़ लेना, प्रस्तावना के नीचे लिखा हुआ है कि हम इसे इस डेट को अंगीकृत करते हैं, ठीक है। 1950 गलती से भी करके काट मत देना, ठीक है। दूसरा राइट स्टेटमेंट है, तो पहला और दूसरा दोनों राइट है। पूछा क्या है और एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, तो इसमें आंसर ए ही आएगा। बी व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए सही है किंतु नहीं, ये गलत है, नहीं, तो इसका आंसर ए ही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के कार्य हैं? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, समाज में समन्वय के लिए मूलभूत नियम प्रदान करना, ओके। सरकार की संरचना और शक्तियों का निर्धारण करना, ओके। नागरिकों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई पर मौलिक सीमाएं लगाना, ओके। सरकार को एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में सक्षम बनाना। देखो ये डीपीएसपी है, ठीक है। ये मूल अधिकार 32 आर्टिकल और 226, ठीक है। दूसरा, सरकार की संरचना और शक्तियों का निर्धारण, आप आर्टिकल 79, 80 और 81 संसद के बारे में, ठीक है। समाज में समन्वय के लिए मूलभूत नियम प्रदान करना, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लीजिए। हमारा संविधान ये सभी प्रदान करता है। पूछा ये नहीं है कि भारतीय संविधान के कार्य हैं, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आर्टिकल्स में कहाँ लिखा हुआ है, ये पूछा है कि कार्य क्या है संविधान के, तो ये चारों कार्य हैं संविधान के, है ना, तो ये चारों राइट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, वैसा ही क्वेश्चन है, व्याख्या करता है या नहीं करता है ना। आइए पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट्स को। विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा पर वर्चस्व था, जिसके पास 90% से अधिक सीटें थी। गौर करना, यहाँ बोला है विभाजन के बाद, ठीक है। पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। विभाजन के बाद यानी कि 14 अगस्त 1947, है ना। डिफरेंस दिखा आपको, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। 14 अगस्त 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा पर वर्चस्व था, जिसके पास 90% से अधिक सीटें थी। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत है, ये फैक्चुअल डाटा वाला है, आपने कहीं पे भी अभी तक तो पढ़ा नहीं होगा, मैंने भी इसे नहीं पढ़ा, डायरेक्ट इसी में आंसर में ही इसे मैं पढ़ा है मैंने भी। 82% इसका डाटा है कि हाँ 82% कांग्रेस के पास सीटें थी उस वक्त, तो ये पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए थे, ये राइट है। कैबिनेट मिशन था जिसमें कहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान परिषदों और विधानसभाओं से चुने जाएंगे, है ना। और ये क्या कहते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो राइट है, बट पहला गलत है, तो ये तो कट गया ऐसे ही। सेकंड भी कट गया, थर्ड क्या है, पहला सही है, नहीं पहला ही तो गलत है, पहला गलत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस को पॉज करके देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, देश एक्स में, मतलब कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एक्स मतलब कोई भी देश, आप कंट्री, संसदीय चुनावों के लिए पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। मतदाता राजनीतिक दलों को मत देते हैं और विधानमंडल में सीटें प्रत्येक दल को उनके प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में आवंटित की जाती है। देश एक्स की कौन सी निर्वाचन प्रणाली का उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा भारत कौन सा यूज़ करता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं अपन, ठीक है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ प्रतिनिधि लड़ते हैं, मतलब वोट हम व्यक्ति को देते हैं, पार्टीज को वोट नहीं देते हैं। कोई भी चुनाव में खड़ा होता है तो हम व्यक्ति को वोट दे रहे हैं ना, तो पहला तो कट जाएगा, ठीक है, ऐसे कट गया। दूसरा क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि इजराइल वगैरह में
यहाँ क्या होता है ना कि पार्टी को वोट दिया जाता है, एक पूरा बड़े से उसको बांट लेते हैं, पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र बनाते हैं, राजनीतिक दल को मत देते हैं और विधानमंडल में सीटें प्रत्येक दल को उनको प्राप्त मतों के प्रतिशत में अनुपात में बांटते हैं। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ही इसराइल और ऐसे इन कंट्रीज़ में यूज़ में आता है। आप यूएसए की भी इलेक्शन देखोगे तो उसमें भी इसी टाइप का एक प्रोसीजर होता है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केशवानंदन भारती मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या पूछा क्या है, पहले तो ये देखते हैं कौन सी सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने की थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिकरी ने की थी। देखो, केशवानंदन मामला 1973, मूल संरचना है ना, केरल वर्सेस केशवानंदन। ओके, 13 न्यायाधीशों की पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी और इसकी अध्यक्षता एम सिकरी ने की थी। ठीक है, ये करंट में था। ओके, तो ये राइट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल संरचना का जो अवधारणा थी वो इसी केस में आई थी। ठीक है, तो दूसरा भी राइट है, इसका मतलब यहाँ पे सी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। मतदाता है 18, तो इसमें बी आएगा 1988, जो कि 1989 से प्रभावी हुआ था, लागू हो गया था, है ना। और जो एज दी रहती है ये आर्टिकल 326 और आरपीए जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें दी हुई है कि एज कितनी होगी जो वोट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित करता है? ठीक है, पहले है भारत के राष्ट्रपति करते हैं इनके लिए, भारत के उपराष्ट्रपति इनके लिए भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य हमें पता ही है, राज्यसभा के सदस्य इनका भी करते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इनका भी होता है, राज्य विधान परिषदों के सदस्य कन्फ्यूज़न ये करता है, बट हाँ राज्य विधान परिषदों के भी चुनाव यही करते हैं, एमएलसीज चुने जाते हैं, है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी, सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची में उल्लेखित है? ओके, पूछा क्या है, कौन कौन से राज्य सूची में? 3 सूचियाँ हैं जो कि 7वीं अनुसूची में दे रखी है ना। पहली संघ, राज्य, संवर्ती, ठीक है, और एक अवशिष्ट अलग से होती है जो संसद के पास अधिकार है। पूछा गया है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अब एक काम करो, याद होती नहीं है, इन सब में 100 से ऊपर है अगर तीनों की मिलाओगे तो। अब एक काम करो, करंट के हिसाब से और ऐसे पढ़ो इसे। सबसे पहले तो देखो चौथा, परमाणु ऊर्जा, किसी भी राज्य को या इनको तो मिलने से रहा, ये संघ के पास है, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गए। ठीक है, अब देखो शिक्षा, अभी अभी त्रिभाषा वाले जो विवाद था उसमें था, और ये समवर्ती सूची का विषय है। 42nd अमेंडमेंट से राज्य से इसको समवर्ती में किया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर पार्ट 2 में जाए अपन इस टेस्ट के, तो वहाँ लोक स्वास्थ्य को हमने पंचायत में देखा था, इसका मतलब ये राज्य का है। ठीक है, अगर यहाँ शिक्षा समवर्ती में कटता है ना, तो ये यहाँ से कट जाएगा, सेकंड ऑप्शन बचेगा क्या, बी 1 और 3, कृषि और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, आगे आंसर, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब सबसे पहले देख लो यहाँ पे यार, यहीं दिख रहा है पंचायत चुनावों की निगरानी। पंचायत चुनाव की निगरानी ये थोड़ी करते हैं, राज्य चुनाव आयोग करते हैं। पहला ये 5वां तो यहीं कट गया, 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए अपने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अद्यतित मतदाता सूची तैयार करना। हाँ, SIR अभी जो बिहार में चल रहा है, SIR रिवीजन, जो नई मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं वो लोग, चुनाव कार्यक्रम की तैयारी, हाँ घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, हाँ ओके, 6 राष्ट्रीय दल हैं जो ये लोग मान्यता देते हैं। ओके, आचार संहिता का कार्यान्वयन, ठीक है, TN शेषन साहब जो कि CEC थे। ओके, तो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दिया क्या है, निधि और उसका विवरण, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सबसे पहले ये जो निधियाँ लिखी हुई है, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, ये तीनों 266 और 267 में दी हुई है ना। भारत के संविधान में ये आर्टिकल 266 और 267 में इनके बारे में दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, भारत की संचित निधि, सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए सभी ऋण, ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धनराशि। ठीक है, आप एक बार आर्टिकल 110 अगर पढ़ोगे ना, जो धन विधेयक वाला होता है, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एज इट इज़, क्योंकि वो संचित निधि से ही विनियोग और उसके लिए, तो ये भी उसमें सेम लिखा हुआ है। तो ये पहला राइट स्टेटमेंट है ना। दूसरा क्या बोलता है, भारत का लोक लेखा, निकासी से पहले संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखो, भारत की लोक लेखा क्या है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, पीएफ का, लघु बचत पैसा जो होता है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, वो सब इसमें जमा किया जाता है। ठीक है, इस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, संसद बस एक बैंकर की तरह काम करता है ना। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा, भारत की आकस्मिकता नीति, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। हाँ, अगर संसद से कोई यानी खर्च, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है संसद को, तो वो यहाँ से राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो पैसा लेते हैं और फिर वापस से इस व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो तीसरा राइट है और पहला राइट है, दूसरा गलत है। इसका मतलब ओनली बी, केवल 2 राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संसद में कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए कटौती प्रस्ताव, जो धन विधेयक आता है ना, बजट, धन विधेयक, बजट, आप इन सब वाले चीज़ों में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे शब्द कटौती प्रस्ताव और ये सब सुनने को मिलेगा, विनियोग विधेयक, वहाँ ये सब टर्म आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, कटौती प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। आपको पता है, जब कटौती प्रस्ताव, धन विधेयक, बजट, विनियोग, इन सब में सुनने को मिलेगा, तो राज्यसभा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप ऐसे कॉमन सेंस से इसको काट दोगे, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव का पारित होना सरकार में विश्वास की हानि को दर्शाता है और इससे उसके त्यागपत्र की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राइट है, अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब कि बजट में कमी करने के लिए कहा जाता है या किसी राशि, धनराशि को कम करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है जहाँ पे बहुमत है सरकार की, और अगर वो पारित हो गया तो इसका मतलब ये है ना कि वहाँ पे सरकार विश्वास खो चुकी है, अब उसे त्यागपत्र या बहुमत साबित करना हो जाएगा, तो दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ कटौती प्रस्ताव लिखा हुआ है, 3 टाइप के कटौती प्रस्ताव है, पॉलिसी कटिंग, इकोनॉमिक कटिंग और टोकन कटिंग। ठीक है, ये 3 टाइप के कटौती प्रस्ताव होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में विचार कीजिए। पूछा क्या है, कितने मद भारित व्यय की सूची में शामिल है। पहला, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता, तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, तीसरा, भारत सरकार पर देय ऋण। अब एक चीज़ देखना, वेतन भत्ता यहाँ पेंशन लिखा हुआ है, इनका जो वेतन होता है वो राज्य की समेकित नीति से जाता है ना, गलती से काट मत देना, ये राइट है, पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी और चौथा भी। आप कुछ मत कीजिए, अनुसूची 2, भारतीय संविधान की अनुसूची 2, वहाँ सीधे सीधे ये दिए हुए हैं, है ना, तो ये चारों राइट होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संसदीय प्रणाली में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके तहत अध्यक्ष सभी लंबित अनुदान मांगों को बिना किसी अतिरिक्त चर्चा के मतदान हेतु प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, जो बजट वाला प्रोसीजर होता है ना, तो उस वक्त एक व्यवसाय सलाहकार समिति होती है, व्यवसाय सलाहकार समिति होती है, ये दिन निर्धारित करती है कि इतने दिनों में पूरी चर्चा हो जानी चाहिए।
अगर उतने दिनों में ये चर्चा नहीं होती है तो फिर वो क्या करते हैं ना कि जितनी भी चर्चा के मतदान हेतु प्रस्तुत करने वाले मद हैं इनको एक साथ प्रस्तुत किया जाता है और उसे पास कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिलोटिन। ठीक है। व्यवसाय समिति डे फिक्स करती है कि इतने दिनों में चर्चा कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो सभी को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है और गिलोटिन के तहत बिना किसी अतिरिक्त चर्चा के मतदान हेतु प्रस्तुत करके और उसे पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ये क्लोजर क्या है? बी संवरक लिखा है, इसको इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि संक्षिप्त में चर्चा, जो एक बड़ा सा विषय है उसमें जो मेन मुद्दे हैं उन्हीं को चर्चा करो, ख़त्म करो। स्थगन भविष्य के लिए, वो भविष्य की डेट पे बैठक को स्थगित कर देते हैं। ठीक है। नियमों का निलंबन, अगर कोई नियम है तो उसको साइड हटाते हैं और सीधा विषय पे चर्चा करते हैं। नियमों को हटाओ, सीधा विषय पर चर्चा की जाए। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसे ए होगा, गिलोटिन। ये मैंने इनका एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? कितने सही हैं कथन? भारतीय संसद में विधेयक के निरसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मतलब अगर विधेयक खत्म कैसे हो जाते हैं? ठीक है, इसको मृत की कंडीशन कहते हैं कि विधेयक खत्म कब हो जाते हैं। पहला क्या है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन के साथ निरस्त हो जाता है। अगर लोकसभा नहीं रहेगी, ठीक है, अगर लोकसभा रही नहीं तो वहाँ अगर कोई लंबित कोई विधेयक है तो उसका होना ही पॉसिबल नहीं है। अब नई लोकसभा आएगी तो पहला तो राइट है ना। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन के साथ निरस्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित है परंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर निरस्त नहीं होता। हाँ, राइट है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अभी तक राज्यसभा में ही लंबित है और लोकसभा में पारित ही नहीं किया गया है तो उससे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा राइट होगा। तीसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर निरस्त हो जाता है। नहीं, गलत। देखो, दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, ठीक है, पर स्वीकृति के लिए भी भेज चुके हैं। अब लोकसभा खत्म भी हो जाए ना, विघटित भी हो जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पारित हो चुका है पहले ही। तो तीसरा गलत होगा। चौथा, लोकसभा के विघटन से पहले किसी संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी हो चुकी हो तो वह विधेयक निरस्त नहीं होगा। राइट है ये, क्योंकि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर चुके हैं अब। ठीक है, अब राष्ट्रपति बैठक करेंगे इसके लिए तो ये भी निरसित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा खाली गलत है, बाकी पहला और दूसरा राइट है, तो इसमें सी आएगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये पार्लियामेंट एक्ट है। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट 1909, इसमें क्या पूछ रहा है? कितने सही हैं? पहला, वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों को सम्मिलित किया गया। हाँ, आपने सत्येंद्र सिन्हा का नाम सुना होगा। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा जो कि पहले विधि सदस्य बनाए गए थे इस एक्ट के बाद, बिहार से थे सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, तो पहला राइट है। दूसरा, इसने केंद्रीय विधान परिषद में गैर आधिकारिक बहुमत प्रदान किया था। नहीं, केंद्र में तो आधिकारिक बहुमत था बट प्रांतों में गैर आधिकारिक बहुमत लाए थे ये लोग, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। राइट है। चौथा, इसने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्यिक मंडलों और जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया था। ये भी राइट है, तो दूसरा गलत है, बाकी सभी राइट है, केवल 3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार इसे देख लेंगे स्टॉप करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। किस ब्रिटिश संसद के अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को छीन लिया और विधि निर्माण के गवर्नर जनरल की परिषद में केंद्रीकृत कर दिया? ठीक है, अब देखिए,
अब इसमें पूछा है कौन सा एक्ट था इन चारों में से जिसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को छीन लिया और विधान निर्माण की गवर्नर जनरल की परिषद में केंद्रीकृत कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसमें केंद्रीकरण का मॉडल लाए थे, लेकिन इसमें विधान निर्माण की शक्ति नहीं छीनी गई थी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कैनिंग के टाइम पे था, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम चालू किया गया था, ये भी इसका आंसर नहीं है। चार्टर एक्ट 1853 जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरुआत की गई थी, ये भी नहीं है। तो इसमें चार्टर एक्ट 1833 है, जो विधि सदस्य जोड़ा गया था ना मैकाले, और विधि आयोग बनाया गया था पहला, तो ये उससे रिलेटेड है। इस एक्ट को ला ही थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके क्षेत्र को पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, उसके क्षेत्र को पुनर्गठित किया जाए और जो शक्ति के वितरण की परिभाषा है उसको पुनः परिभाषित किया जाए, है ना। और इसी एक्ट से आपको जहाँ पता है बंगाल के गवर्नर जनरल को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, ये राइट है। करंट अफेयर में भी बहुत महिला सदस्यता के ऊपर चर्चा चली थी, क्योंकि जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि महिलाओं की भागीदारी 0.6% गिरी है राजनीतिक सशक्तिकरण में, तो इसकी चर्चा शुरू हुई थी। तो पहला राइट है। दूसरा, संविधान सभा में कोई दलित महिला सदस्य नहीं थी, तो ये गलत है। यहाँ पे आपको एक नाम सुनने को मिलेगा, दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन करके एक महिला थी, वो पहली दलित महिला थी जो कि संविधान सभा में सदस्य थी। ठीक है, आपको ऐसे नाम याद रखने होंगे क्योंकि मेंस में एग्जाम्पल कोट करते टाइम आपको ये सब नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला राइट है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार 1946 से 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखो अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें 2 सितंबर 1946 को शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, अब इसमें सदस्य थे, ये फैक्चुअल है, आपको वो रटने वाला होता है, हिस्ट्री के पार्ट में एक साइड में लिखा हुआ रहता है। आप कोई भी लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, है ना। पहला स्टेटमेंट, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, राइट है। आसफ अली रेलवे, राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून, नहीं, ये गलत है। बी आर अम्बेडकर की जगह यहाँ पे थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल थे जो कि कानून विभाग संभाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ बी आर अम्बेडकर नहीं है, गलत है। और सरदार पटेल गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, राइट है। विशेष बहुमत का यूज़ करके, ठीक है, ये दोनों इसको पारित कर सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 की बात कर रही है। घोषणा को अनुमोदित करने में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाँ, देखिए ये भी विशेष बहुमत से ही अनुमोदन मिलता है 1 माह के भीतर। कोई भी सदन अगर विघटित है तो उसके 30 दिन के अंदर इन्हें परमिशन देनी होती है, और एक कोई भी उस वक्त परमिशन दे देता है। ये जो प्रावधान है ये 44th अमेंडमेंट में चेंज किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 माह था। ठीक है, अब 1 माह कर दिए 44th अमेंडमेंट से चेंज करके। तीसरा स्टेटमेंट, धन विधेयक को प्रस्तुत करने और पारित करने में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पास शक्तियाँ नहीं है यहाँ पे धन विधेयक को लेके। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा की जाती है ना।
और इन्हें सिफारिश करने का टाइम दिया जाता है, ये सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। 14 डे का टाइम पीरियड मिलता है इन्हें, और उसमें भी जो ये सिफारिश करते हैं वो लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ठीक है। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ओनली बी इसका आंसर होगा। ओके गाइस, आज के लिए थैंक यू। कल हम आएंगे और 76 से 100 कल इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।